बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कैन यू टेल के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो कैन यू टेल का क्वेश्चन है ये पेज नंबर 40 के ऊपर है आपकी बुक के। इफ ऑन अ 400 मीटर रनिंग ट्रैक योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली हमारे पास फिगर गिवन है आपकी बुक के ऊपर। इसमें ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और ये एक हमारे पास 400 मीटर का रनिंग ट्रैक शो किया गया है। हमने ये बताना है कि इस 400 मीटर के रनिंग ट्रैक के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ हो सकता है, जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें बिल्कुल क्लियर है। और फर्दर मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। तो जो हमारे पास डिस्टेंस की अगर बात करें, चूंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो कोई भी पाथ हो सकता है, तो लिहाजा इस केस में हमारे पास जो 400 मीटर है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो हमारा रनिंग ट्रैक है, यही हमारा डिस्टेंस होगा। तो हेंस डिस्टेंस इज 400 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास क्लोज पाथ होता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है। अब ये चाहे ट्रायंगुलर क्लोज पाथ हो, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ हो, तो आपने जो है जस्ट क्या लिखना है कि बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, सो इन दिस केस आवर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लोज पाथ की डेफिनेशन एक और आप ये कर सकते हैं, ऐसा पाथ जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम क्लोज पाथ कहते हैं। क्योंकि इस केस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, लिहाजा इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। सेकंड कैन यू टेल है, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर है। कैन डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल। दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो सकती है। तो हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो ये बनता है, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के मुकाबले में ग्रेटर नहीं हो सकता। उम्मीद है ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, क्वेश्चन की बात की जाए, तो यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकती है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा अगर हमारे पास जो पाथ हो वो एक स्ट्रेट लाइन हो, राइट। अगर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, जिस तरह ये एक पाथ मैंने शो किया गया है, और इसकी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो रही हो, तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड कैन यू टेल है आपकी बुक के 47 नंबर पेज के ऊपर। इसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो हैं वो शो की गई हैं एक टेनिस बॉल की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एरो के थ्रू। और हमसे पूछा यह गया है कि इन डिफरेंट 6 केसेस में हमने ये बताना है कि असलरेशन क्या होगी, और असलरेशन फाइंड करने के बाद हमने असलरेशन की डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में असलरेशन जो है वो होगी। तो अगर फर्स्ट केस की बात कर लें, जिसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है, तो इसका जो असलरेशन हमें पता है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप सिंपल वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी कर लेंगे। हमारे पास वी आई 2 मीटर पर सेकंड है, वी एफ 2 मीटर पर सेकंड है, तो आप 2 - 2 यहाँ पे 0 डिवाइड बाई टी आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास असलरेशन जो है वो 0 होगी। सेकंड केस की अगर बात की जाए, केस बी की, इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अगेन सेम डायरेक्शन में जो है ये बॉल जो है दोनों केसेस में मूव कर रही है। तो असलरेशन का फार्मूला आप अप्लाई कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे वी एफ 4 मीटर पर सेकंड है, वी आई 2 मीटर पर सेकंड है। जब आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास असलरेशन आ जाएगी 2 डिवाइड बाई टी। अब अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर हम 1 सेकंड पुट करते हैं तो हमारे पास असलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो असलरेशन हमारे पास जो है वो
पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि हमारे पास असलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चूंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, लिहाजा असलरेशन भी हमारे पास इस केस में जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी। असलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर थर्ड केस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज गिवन है। तो इस केस में हमारे पास असलरेशन जो आ जाएगी वो -2 डिवाइड बाई टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे टाइम जो है हम 1 पुट करें तो हमारे पास असलरेशन नेगेटिव आ जाएगी। तो असलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जो असलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास इस केस में जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो राइट साइड है, तो हमारे पास इस केस में जो असलरेशन होगी वो लेफ्ट साइड को जो है वो डायरेक्टेड होगी। फोर्थ पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो दोनों वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब आपने किसके साथ पॉजिटिव साइन लेना है, किसके साथ नेगेटिव साइन लेना है, ये आपके ऊपर मर्जी होती है। तो आप ये कर लें, फाइनल वेलोसिटी को आप नेगेटिव साइन के साथ ले लें, इस चीज को आप याद रख लें। तो आप जब फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो इसलिए मैंने वी एफ के साथ -2 लिखा है और माइनस वी आई वैसे 2 है डिवाइड बाई टी। तो हमारे पास असलरेशन -4 डिवाइड बाई टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब टाइम आप यहाँ पे 1 पुट कर लें तो असलरेशन आपके पास नेगेटिव होगी। जब हमारे पास बॉल्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो, असलरेशन भी नेगेटिव हो, तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने आपकी जो असलरेशन होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, लेकिन किस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। जो आपने वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव ली थी, नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी जब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही हो। ई पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, वी आई और वी एफ गिवन है। इस केस में भी हमारे पास डायरेक्शन जो है वेलोसिटीज की वो ऑपोजिट है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, अगेन फाइनल वेलोसिटी के साथ आप नेगेटिव साइन ले लें, इनिशियल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव साइन के साथ ले लें, तो आपके पास एक्सेलरेशन -4 डिवाइड बाई टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। एक्सेलरेशन टाइम 1 पुट करें, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन अगेन जो है हमारे पास वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी, लेकिन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो हमने नेगेटिव कंसीडर की होगी। क्योंकि हम वी ऑफ फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, लिहाजा फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन जो है वो होगी। एफ पार्ट में भी सेम यही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी के साथ आपने नेगेटिव साइन लिया है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट है दोनों केसेस में। और ये -6 डिवाइड बाई टी आता है, टाइम आप 1 पुट कर लें तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को हमने नेगेटिव कंसीडर किया अपने केस में। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास कैन यू टेल है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 48 के ऊपर है। इसमें मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस में कार की जो है वो मोशन शो की गई है, तो हमने ये बताना है कि ये इस मोशन की टाइप क्या होगी। तो एट रेस्ट, अब रेस्ट की बात की जाए तो देखें, रेस्ट का मतलब है कोई चीज जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो देखें, ए जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये रेस्ट पे है, लिहाजा एट रेस्ट में आप लिख लेंगे ए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट है स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास 0 है, उसके बाद आप रेस दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, तो कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड जो है उसकी बढ़ रही है। तो हमारे पास ये केस डी बनता है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इनिशियली कार रेस्ट पे है, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कार की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। सो स्पीडिंग अप के सामने आप लिख लेंगे ऑप्शन केस डी, केस डी या जस्ट डी लिख लें आप। मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो गाड़ी के दरमियान डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो आप इन 4 केसेस में देखें तो ऑप्शन बी जो है वो ऐसा केस है जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट पोजीशन शो गई गई हैं गाड़ी की, उसमें डिस्टेंस जो है वो सेम है। सो मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब है गाड़ी जो है स्पीड में होगी, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड जो है आपकी कम होना शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी गाड़ी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है के सी में जो है गाड़ी जो है फास्ट मूव कर रही है, जैसे जैसे आप ब्रेक अप्लाई करने शुरू करते हैं इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है, एट द एंड जो है ये जाकर स्टॉप हो जाती है। तो स्लोइंग डाउन में हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा।
अब हमारे पास लास्ट कैन यू टेल है और ये पेज नंबर 56 के ऊपर है। इसमें क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ टेल अबाउट असलरेशन। हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हैं, इसमें हमने ये बताना है कि जो यहाँ पे ग्राफ्स की स्लोप है ये हमें असलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये हमारे पास केस ए है। इसमें हमारे पास क्या है, टाइम के साथ जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब टाइम जो है बढ़ रहा है लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही है। तो हमें पता है जो हमारी असलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो जब हमारे पास स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो असलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास असलरेशन जो है वो जीरो होगी। सेकंड केस है, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमारी स्पीड जो है वो भी बढ़ रही है। लेकिन ये देखें ये एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। सो स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो ग्राफ शो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है इस केस में, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और लास्ट केस है, इसमें हमारे पास क्या है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही है लेकिन ये स्ट्रेट पाथ के थ्रू नहीं बढ़ रही, ये कर्व पाथ के थ्रू जो है वो बढ़ रही है। तो इस केस में आप देखेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो ग्राफ शो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है। ये डिफरेंस है इस केस और इस केस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इस यूनिट के कैन यू टेल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।